हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो सीरीज़ में जिसमें हम लोग बात करेंगे पीडियाट्रिक स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में। मतलब ऐसी स्पोर्ट्स इंजरी जो कि बच्चों में काफ़ी कॉमन होती है। तो एक एक करके हम उन सभी स्पोर्ट्स इंजरी पर डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है टीबियल एपोफाइसाइटिस या ऑस्गूड स्केल्टर डिजीज़। डिजीज़ का नाम सुनने में काफ़ी लंबा लगता है, परंतु मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डिज़ीज़ होती है ये हमारी यंग पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन होती है। आप लोगों में से भी जो बच्चे जिनके बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, खासकर जंपिंग स्पोर्ट्स में हैं, तो डेफ़िनेटली आप लोगों में से बहुतों ने इस इंजरी को इनकाउंटर किया होगा। तो इस समस्या में होता क्या है कि जो घुटने के नीचे का जो हिस्सा होता है, जो एक ग्रोइंग बोन होती है बच्चों के घुटने में, उसमें एक बहुत बड़ा एक उभार आ जाता है, उसमें लगातार दर्द रहता है और जंपिंग स्पोर्ट्स में ये दर्द काफ़ी बढ़ जाता है। इस बीमारी को ठीक से समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा-सा हड्डी की एनाटॉमी को, हड्डी के स्ट्रक्चर को भी जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हड्डी के अंदर एक जो ग्रोइंग एंड होता है उसे बोला जाता है एपिफाइसिस। तो जो भी बच्चों की लंबाई बढ़ती है वो सारी ग्रोथ इस एपिफाइजियल एंड पे ही होती है और ये एंड काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो जो जंपिंग स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, इवन टेनिस में भी जब एक रिपीटेड लोड इस सॉफ्ट हिस्से के ऊपर पड़ता है, हड्डी के इस हिस्से के ऊपर पड़ता है, तो कई बार ये अपनी जगह से थोड़ा सा लूज हो जाती है और इसके अंदर एक ये उभार आ सकता है। क्योंकि जो जांघ की हमारी मसल्स होती है जिसे क्वाड्रिसेप्स मसल बोला जाता है, जो कि काफ़ी मजबूत मसल होती है, वो हमारे घुटने के नीचे की हड्डी का ये जो ग्रोइंग एंड होता है, यहाँ पे ये अटैच होती है और जब इसके ऊपर एक रिपीटेड लोड पड़ता है, इसके ऊपर एक रिपीटेड स्ट्रेस पड़ता है, तो इस जगह पर सूजन आना, हड्डी का उभार बढ़ना, ये सारी समस्याएं हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो मित्रों, ये जो कंडीशन होती है ये हमारे एडोलेसेंट पॉपुलेशन में लगभग 7-8 साल से लेके और 15 से 16 साल तक की एज ग्रुप में बहुत कॉमनली पाई जाती है। इसके लक्षण ये होते हैं कि जब भी वो बच्चा स्पोर्ट्स करेगा तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के इमीडिएटली बाद में उसको काफ़ी दर्द होगा और एडवांस स्टेजेस में उसको रेस्ट पेन भी हो सकता है। मतलब जो डेली एक्टिविटीज़ के दौरान भी घुटने के इस हिस्से में दर्द रह सकता है। और आप लोग देखेंगे तो बहुत क्लियरली आप लोगों को हड्डी का उभार यहाँ पे दिख सकता है। तो इसका डायग्नोसिस घर पे करना भी काफ़ी आसान होता है। अब प्राइमरी स्टेज में जो हम लोगों को काम करना होता है वो ये होता है कि एक्टिविटी के इमीडिएटली बाद, क्योंकि आपका बच्चा काफ़ी दर्द में होगा, तकलीफ़ में होगा, तो जो आप घर पे कर सकते हैं कि आपको इमीडिएटली यहाँ पे आइस का एप्लीकेशन करना है या कोल्ड कंप्रेशन यहाँ पे करना है। कोल्ड कंप्रेशन के सही तरीके के बारे में मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि कोल्ड कंप्रेशन भी बिल्कुल सही तरीके से ही किया जाना चाहिए, अन्यथा इसमें फ़ायदे के बजाय नुकसान होने के भी कुछ चांसेस होते हैं। तो पहली चीज़ जो हम घर पे कर सकते हैं वह होता है कोल्ड कंप्रेशन। दूसरा, जब हम लोगों को ये लगता है कि ऐसी कोई बीमारी है और क्लियरली हम ये विजुअलाइज कर पाते हैं कि हड्डी का ये इस समय काफ़ी उभार है, तो इस तरह की जंपिंग एक्टिविटीज़ से आपको अपने बच्चे को कुछ समय के लिए दूर रखना चाहिए, क्योंकि यदि ये एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहीं तो ये प्रॉब्लम उस बच्चे में बढ़ सकती है और रिटर्न टू स्पोर्ट्स भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तीसरी चीज़ जो कि आप डॉक्टर को जाने से पहले, जो कि आप मेडिकल कंसल्टेशन लेने से पहले कर सकते हैं, सिंपल स्ट्रेचिंग। तो आपको हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स, स्पेसिफिकली क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेचिंग ये केसेस में किया जाना चाहिए। यदि आपको किसी भी किस्म का डाउट होता है और आपका निवारण नहीं हो पाता है तो आपको तुरंत मेडिकल कंसल्ट करना चाहिए। और आप जब भी अपने डॉक्टर के पास में जाएंगे तो सबसे पहले तो आपके डॉक्टर साहब आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपके उस बच्चे की हिस्ट्री लेंगे कि किस किस्म का स्पोर्ट्स है, उसका फुटवियर कैसा है। कई बार फुटवियर में प्रॉब्लम से भी ये हो सकता है। सडन इंक्रीज एक्टिविटी में तो कहीं नहीं है। कई बार ये होता है कि बच्चे बहुत जोश में आके और बहुत तेज़ी से अपना एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, लंबे समय तक प्रैक्टिस करते रहते हैं बिना कंडीशनिंग के, तो वो स्थिति में भी ये ऑस्गूड स्केल्टर डिजीज़ होने का संभावना होता है।
तो सबसे पहले आपके बच्चे का हिस्ट्री लिया जाएगा। दूसरा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, क्योंकि आपके डॉक्टर साहब को ये कंफर्म करना होता है कि ये पटेलर टेंडनाइटिस है या फिर ऑस्गुड स्केल्टर डिजीज़ है। क्योंकि पटेलर टेंडनाइटिस मतलब जो आपकी नी कैप के नीचे का लिगामेंट होता है उसमें भी कई बार सूजन इन्फ्लेमेशन आ जाता है, और ये भी जंपिंग स्पोर्ट्स में काफ़ी कॉमन होता है। तो इसके लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन के आधार पे आपके चिकित्सक इसको कंफर्म कर सकते हैं और एक एक्सरे करा के ये देख सकते हैं कि एपिफाइसिस के अंदर उभार किस किस्म का है और डिजीज़ की स्टेज अभी। डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद में जो पहला चीज़ आप लोगों को एडवाइस किया जाता है वो होता है स्ट्रेचिंग। तो आपके चिकित्सक या आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको स्ट्रेचिंग बता सकते हैं, जिसमें क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग का एक प्रॉपर स्ट्रेचिंग प्रोटोकॉल आप लोगों को बताया जाएगा। कोल्ड एप्लीकेशन का एडवाइस दिया जाता है एक्टिविटी के इमीडिएटली बाद में। कुछ एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ आपको दी जा सकती हैं, उस बच्चे को दी जा सकती हैं, क्योंकि एक्यूट स्टेज में बच्चा काफ़ी पेनफुल होता है और अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाता। तो इनिशियल कुछ दिनों के लिए इस तरह की दवाइयाँ दी जा सकती हैं, परंतु मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म में किसी किस्म का कोई एडवांटेज इस किस्म की दवाइयों से इस बीमारी में नहीं होता है। यदि आपके बच्चे में किसी किस्म का कोई डेफिशिएंसी है विटामिन डी, B12 का, तो उसे भी सप्लीमेंट किया जा सकता है, पर अगेन उसका इस बीमारी से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। तो हम लोगों ने बात किया कि मेडिकल कंसल्टेशन में एक्सरे कराने के बाद में, हिस्ट्री लेने के बाद में कोल्ड कंप्रेशन एडवाइस किया जाता है, स्ट्रेचिंग एडवाइस किया जाता है। कुछ फिजियोथेरेपी की मॉडलिटीज़ होती हैं जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह, जिनसे कि उस एरिया में एक किस्म का कोल्ड इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि उस बच्चे को थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है। यह आप लोगों को एडवाइस किया जा सकता है। बच्चे का एक्टिविटी मॉडिफिकेशन बहुत आवश्यक होता है इस स्टेज पे, क्योंकि यदि उसने इस किस्म का जंपिंग स्पोर्ट्स कंटिन्यू किया तो हो सकता है कि उसको आगे रिटर्न टू स्पोर्ट्स करने में काफ़ी लंबा समय लगे और काफ़ी तकलीफ का उसे सामना करना पड़े। इसके अतिरिक्त कुछ मसल्स के मसाज भी एडवाइस किए जा सकते हैं, जिससे कि वो मसल्स थोड़ा सा रिलैक्स रहें और इस एपिफाइसिस पे लोड बहुत ज़्यादा अधिक नहीं आए। साथ ही आपके चिकित्सक हिस्ट्री लेने के दौरान जो दूसरे हमारे शरीर के हिस्से होते हैं, जैसे कि घुटने होते हैं, हमारे पंजे होते हैं, उनका भी डिटेल में एक बार हिस्ट्री लेते हैं और उनको एग्जामिन करते हैं, क्योंकि जब भी फ्लैट फुट या नॉक नी जैसी कोई समस्या होती है तो इससे भी एक सेकेंडरी ऑस्गुड स्केल्टर डिजीज़ डेवलप हो सकती है। क्योंकि जब भी हमारे शरीर के एनाटॉमी प्रॉपर नहीं होती है, स्ट्रक्चर में किसी किस्म का लोड किसी पर्टिकुलर एरिया पे अधिक होता है, तो उस एरिया के अंदर डिजीज़ होने का संभावना होता है। तो इसी तरीके से हिप जॉइंट में, नी जॉइंट में या हमारे एंकल में या फुट का भी पूरी तरह से एग्जामिनेशन किया जाता है, ये देखने के किसी किस्म का प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर वहाँ पर है या नहीं है। साथ ही जब भी आप लोगों को एक्सरसाइज बताई जाती हैं तो ये ध्यान रखें कि ये स्ट्रेचिंग आप लोगों को दोनों पैरों से करनी है, क्योंकि अधिकतर केसेस में ऑस्गुड स्केल्टर डिजीज़ के बायलेटरल मतलब दूसरे घुटने में भी होने की संभावना होती है। तो जब भी एक घुटने में देखी गई है तो हम लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे घुटने में नहीं हो। उसके लिए जो भी प्रिवेंशन किए जाने चाहिए, जैसे कि प्रॉपर स्ट्रेचिंग है, प्रॉपर टेक्निक है, जैसे कि कुछ लोगों में जंपिंग टेक्निक प्रॉपर नहीं होती तो उस टेक्निक पे भी वर्क किया जाना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप वो डिजीज़ को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ जो मसल बैलेंसिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपके बच्चे को लेटर ऑन रिकवरी स्टेज के अंदर समझाई जा सकती हैं, जिससे कि ये परेशानी बार बार नहीं हो। तो अब तक हम लोगों ने मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में जो बात की, कोल्ड कंप्रेशन, स्ट्रेचिंग, मसल बैलेंसिंग, फिजियोथेरेपी के मॉडलिटीज़ जैसे अल्ट्रासाउंड, मसाज, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन और क्या उसका कारण है, इन सब का पता लगाने का कोशिश किया जाता है। साथ ही उस एरिया को रेस्ट देने के लिए शॉर्ट नी ब्रेस लगाया जा सकता है, जो कि घुटने पे बांधने का एक पट्टा होता है, या फिर पटेलर टेंडन स्ट्रैप भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। ये एक सिंपल सा स्ट्रैप होता है जिसको कि हमारे इंजर्ड एरिया में, मतलब वो एरिया जहाँ पे उभार है, वहाँ पे इस स्ट्रैप को बांधा जा सकता है, जिससे कि वहाँ पे लोड हमारा थोड़ा सा कम पड़े। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग इस बीमारी को ठीक से समझ सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो आप लोगों को जानना आवश्यक है कि एक्यूट
स्टेज के अंदर, मतलब जब बच्चा पेनफुल है तो ये सारे मैनेजमेंट किए जा सकते हैं, परंतु ये डिजीज़ सेल्फ लिमिटिंग होती है। मतलब जब बच्चा करीब 14 से 16 साल की उम्र में पहुंचता है और एपिफाइसिस पूरी तरह से जुड़ने लगते हैं, तो वो स्थिति में के बाद में ये डिजीज़ जनरली बच्चे के अंदर नहीं बढ़ेगी। सर्जरी की आवश्यकता बहुत ही रेयर केसेस में पड़ती है। यदि एपिफाइसिस पूरी तरह से उखड़ जाए या किसी किस्म का डिटैचमेंट हो तो उसे फिक्स करने का आवश्यकता पड़ सकता है, बट ये बहुत ही एक रेयर कंडीशन होती है। तो दोस्तों, शायद ये वीडियो आप लोगों की जानकारी बढ़ाने में उपयोगी साबित होगा, और आपके किसी भी बच्चे को यदि इस किस्म का प्रॉब्लम होता है तो आप इस बीमारी को ठीक से समझ के उसका निवारण कर पाएंगे। पर साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जब भी इस ऐसे किसी भी किस्म का आपको डाउट होता है तो सेल्फ एक्सपेरिमेंट ना करें और किसी एक्सपर्ट से इसकी सलाह लें, जिससे कि आपका बच्चा बहुत जल्दी रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर पाए, अपना स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को दोबारा कंटिन्यू कर पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई सेल्फ डॉक्टर विक्रम शर्मा। धन्यवाद।